बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सुल्तान शाह शिकायती नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसा मजाक करोगे। मैं वीरा से कौन सा खुश रहता हूँ। ऐसी कड़वी कसैली बातें मुझे इससे हमेशा के लिए मुतनफ़र कर सकती हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताने में देर नहीं लगाई कि मैं मजाक कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, गलती मुझसे भी हुई है। अव्वल खान ने फराख दिली से एतराफ़ किया, वीरा और सुल्तान शाह का मामला नाजुक है। इनके बारे में हमें मोहतात रहना चाहिए। ऐसा मजाक किसी से मंसूब नहीं करना चाहिए जो दूसरे फरीक की दिल आजारी का सबब बने। बुरी बातें दिलों में फौरी असर डालती हैं। मैंने अपने दोनों कान पकड़ लिए। इन दोनों के बेहतरीन मुस्तकबिल की उम्मीद में मैं गैर जिम्मेदाराना मजाक से तायब होता हूँ। बिला वजह बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। सुल्तान शाह ने खुश्क लहजे में कहा, वीरा खुद को बदलेगी न मैं बदल सकता हूँ। रेल की ये दोनों पटड़ियाँ कितनी ही दूर निकल जाएं, एक दूसरे से नहीं मिल सकती। इस बारे में ज्यादा सोचकर तुम बिला वजह अपने जहन को थका रहे हो। ये मेरा। इसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक फोन की घंटी बज उठी थी। जलाल की आवाज खासी पुरजोश थी। बुद्धू लाल चोपड़ा बहुत मोहतात और दूरबीन आदमी है, शायद अपने काम फोन से चलाता है। मैंने पूरे साल का रिकॉर्ड देख डाला लेकिन कुछ पता नहीं चला। कराची के गैर मामूली हादसा में आज से 4 महीने पहले इसका नाम मौजूद है। राजा नामी एक बदमाश की गाड़ी से 12 साला हिंदू लड़की कुचल कर मर गई थी, मगर बाद पुलिस के रोजनामचे से आगे नहीं बढ़ी। चोपड़ा बर वक्त थाने पहुंच गया। इसकी मुदाखलत पर लड़की के वर्सा तावान की रकम लेने पर आमादा हो गए और राजा पुलिस केस से बच गया। कमाल है, मैंने खुले दिल से इसकी तारीफ की। तुमने बहुत बारीकी से छानबीन की है। बस मुझे अचानक ख्याल आ गया, मेरे कंप्यूटर पर पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे में रोनमा होने वाले गैर मामूली वाकयात की तारीखवार तफसील मौजूद है। ये वाकया इस एतबार से गैर मामूली था कि चोपड़ा के पहुंचने से पहले मुश्तिल हिंदुओं की बड़ी तादाद थाने पर जमा हो गई थी। वो लोग थाने को आग लगाकर राजा को मार डालने पर तुले हुए थे। चोपड़ा की मुदाखलत पर सब कुछ हैरतनाक सूरत से काबू में आता चला गया। कराची की हिंदू बरादरी में इसका असर रसूख हैरान कुन है। राजा ही हमारा मतलूब आदमी हो सकता है, मैंने पूरी यकीन लहजे में कहा। वो अपने सारे काम फोन के जरिए चलाता है, इसलिए तुम्हारे किसी आदमी की नजरों में नहीं आ सका। राजा को गजबनाक हिंदुओं से बचाने के लिए एक मर्तबा इसे राजा से मिलना पड़ा और तुम्हारे कंप्यूटर ने वो वाकया उगल दिया। बम्बई बाजार में जिन मुसल्लह लोगों ने जोशी की इमारत को घेरे में लिया हुआ था वो राजा के आदमी होंगे। ये नाम मुझे कुछ मानूस सा लग रहा है। काश मेरी ये मेहनत तुम्हारे काम आ सके। मुझे नतीजे से जरूर बाखबर करना। जलाल की आवाज में इसकी दिली आरज़ू झलक रही थी। तुम बेफिक्र रहो, आने वाला दिन हम सब के लिए कोई ना कोई खुशखबरी लेकर तलू होगा। फोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया। इन दोनों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि जलाल ने अपने कंप्यूटर की याददाश्त खंगाल कर एक नाम दरियाफ्त कर लिया था। मैं उजलत और खुशी में जलाल से ये पूछना भूल गया कि राजा की गिरफ्तारी किस थाने में हुई थी। मैं चाहता तो मुख्तसर सी कॉल करके इससे ये बात मालूम कर सकता था, मगर अव्वल खान ने मुझे रोक दिया। वो अपनी नौइयत का अनोखा और मुनफरद वाकया था। ऐसे वाकयात रोज रोज पेश नहीं आते। अव्वल खान का अंदाजा था कि शहर के आला पुलिस अफसरान इस वाकये को देर तक नहीं बुला सकेंगे। इनसे थाने का सुराग मिलते ही राजा का सारा कच्चा चट्ठा सामने आ जाता। मतलूबा हदफ के हसूल के लिए फील्ड वर्क अव्वल खान के आदमियों को करना था, मगर पुलिस अफसरान की मदद हासिल करने के लिए अव्वल खान खुद पेशकदमी करना चाहता था। वो रवायत परस्त और प्रोटोकॉल का सख्त हामी था। अपने किसी मातहत को इस काम पर लगाकर वो पुलिस अफसरान को ये सोचने का मौका नहीं देना चाहता था कि STF का स्टेशन कमांडर बद दिमाग होकर खुद को इनसे बरतर समझने लगा है।
जलाल से होने वाली मेरी गुफ्तगू सुनकर अव्वल खान को अफसोस था कि शहर में रोनमा होने वाले वो अहम वाकया इसे याद नहीं था। बज़ाहिर वो बेपरवाही के नतीजे में पेश आने वाला एक मोहलक हादसा था, मगर इससे पैदा होने वाली फिरका वराना पेचीदगी ने इसे अहम बना दिया था। इससे भी अहम तर बात ये थी कि हादसे के जिम्मेदार के चीथड़े उड़ा देने वाला तुला हुआ मुश्तिल हिंदुओं का बेपरा हुआ हजूम चोपड़ा की मुदाखलत के बाद यकायक काबू में आ गया था। वो मालूमात हासिल करके जल्द ही लौटने का वादा करके हमसे रुखसत हो गया। कुछ वक्त मिल गया है तो क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लें। चंद मिनट की खामोशी के बाद सुल्तान शाह ने बोझल आवाज में तजवीज पेश की। मशवरा साहिब है, तुम अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। मैंने इसकी राय से इत्तफाक करते हुए कहा। और तुम क्या करोगे? इसने इश्तिबाह अमेज लहजे में पूछा। मैं यहीं लेटकर सिगरेटें फूंकता रहूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद का पता नहीं है। बिस्तर पर लेटा तो करवटें बदल बदल कर गजाला की नींद भी खराब कर दूंगा। तुम मेरी परवाह न करो और कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाकर कमर सीधी कर लो। फिर मैं अपने कमरे में जाकर क्या करूंगा? मैं यहीं बैठकर तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने इसे भेजने के लिए इसरार नहीं किया। अव्वल खान जिन तेवरों के साथ हमसे रुखसत हुआ था, इनसे जाहिर हो रहा था कि वो अपना काम पूरा करते ही वापस आएगा। मेरा अंदाजा था इसे स्टेशन 4 की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। वो किसी भी करीबी थाने में पहुंचकर मतलूबा मालूमात हासिल कर सकता था। मेरे इस हिसाब के मुताबिक इसकी वापसी में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी। रात का खासा हिस्सा बाकी था। अगर इसे कामयाबी हासिल हो जाती तो हम सूरज तलू होने से पहले राजा तक रसाई हासिल कर सकते थे। अव्वल खान यहाँ से जाए बगैर भी अपना काम कर सकता था। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने सुकूत तोड़ा। शायद तुम्हारा मतलब है कि वो फोन इस्तेमाल कर सकता था। मैंने मुस्तस्फिराना नजरों से इसकी तरफ देखा। जाहिर है इसने इकरार किया। ये सहूलत ऐसी ही इमरजेंसी में काम आती है। दिन की और बात होती है। रात के 3 बजे फोन की घंटियां बजाकर किसी को जगाना और फिर सवालात करना मायूब लगता है। नींद तो दरवाजे पर दस्तक देने से भी खराब होगी। वो बहस बराए बहस पर तुला हुआ था। शायद इस तरह वक्त गुजारने और नींद की रोज से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसकी बात दरमियान से काट दी। फोन पर सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं जिनसे मुखातब के मूड का कोई अंदाजा नहीं होता। रूबरू मुलाकात की कोई अहमियत न होती तो फोन, फैक्स, ईमेल और सॉफ्टवेयर के आ जाने के बाद सारी एयरलाइंस का बिजनेस चौपट हो गया होता। सारे काम गाड़ी या दफ्तर में बैठे बैठे हो जाते। थानों में तैनात अफसरान और अमले को ड्यूटी पर होने की इजाजत नहीं होती। वो किसी के घर जाने के बजाय करीबी थाने का रुख करता तो ज्यादा बेहतर होता। वो STF का मुकामी सरबराह है और इतनी अकल रखता है। वो किसी थाने की तरफ ही गया होगा। फिर ठीक है। मेरे जवाब से सुल्तान शाह कुछ मुतमिन सा होकर बोला, इसका खुद जाना ही बेहतर था। हमें ज्यादा देर तक अव्वल खान की वापसी का इंतजार नहीं करना पड़ा। वो मुश्किल आधे घंटे में लौट आया। मुझे ज्यादा लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ी। इसने आते ही मुसरत अमेज लहजे में बताया। घर से निकलकर मैं सिविक सेंटर के सामने पुलिस लाइन में चला गया। वहाँ मुझे एक DSP मिल गया जिसने सारा मसला हल कर दिया। राजा का वो वाकया इतना अहम था कि हर जिम्मेदार पुलिस अफसर को जुबानी याद होगा। सुल्तान शाह ने लुकमा दिया। वो वाकया सईद आबाद के इलाके में पेश आया था। राजा का ठिकाना भी वहीं है। अव्वल खान ने इंकशाफ किया। तो देर किस बात की है? अपने स्ट्राइक यूनिट को रवानगी का हुक्म दे दो, मैंने अपनी जगह छोड़ते हुए कहा। ये नेक काम मैंने रास्ते में मोबाइल फोन पर कर लिया था। वो लोग हसन स्क्वायर के चौराहे से इब्ने सीना रोड पर मुड़कर हमारा इंतजार करेंगे। अब तुम रवानगी की तैयारी करो। कहाँ रवानगी की तैयारी हो रही है? वीरा की नींद से बोझल आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। इसने शाब ख्वाबी के कपड़ों पर ढीला सा गाउन पहना हुआ था। नींद के खुमार से इसकी आंखें सुर्ख और मुतवरम हो रही थी, लेकिन इसने अपने बाल संवारे हुए थे। तुम तो मुर्दों से शर्त लगाकर सोई हुई थी, अचानक कहाँ से नाजल हो गई? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। मैं मरी नहीं थी, सोई हुई थी। मेरी आंख
घंटी की आवाज सुनकर खुली थी। अभी कौन आया था? आना जाना किसको था? हम तीनों यहाँ बैठे गपशप कर रहे हैं, तुम्हारे कान बजे होंगे, सुल्तान शाह ने बेनियाजी से कहा। इस वक्त वो वीरा को घिसने के मूड में नजर आ रहा था। मैंने इनकी बातों में मुदाखलत जरूरी नहीं से समझी। मैं इतनी मदहोशी की नींद नहीं सोती। वीरा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर इसे घूरते हुए कहा, सच सच बताओगे कौन आया था? जिस घर में एक औरत शराब पीती हो वहाँ रहमत के फरिश्ते भी नहीं आ सकते, यहाँ और कौन आता? तुम कहीं गए हुए थे? इस बार वीरा ने बराह रास्त अव्वल खान से सवाल किया। इसने सुल्तान शाह के तबसरे को अक्सर नजरअंदाज कर दिया था। वो इन दोनों की बहस में फरीक नहीं था, इनकार नहीं कर सका। तुम खड़ी हुई क्यों हो? आराम से बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। वीरा ने हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट से सुल्तान शाह की तरफ देखा और सोफे पर आन बैठी। अपनी शिस्त दुरुस्त करके इसने एक सिगरेट सुलगाई, नथनों से इसका धुआं खारिज करते हुए वाल क्लॉक पर नजर डाली। फिर सुल्तान शाह से बोली, इस वक्त सुबह के 3:30 बज रहे हैं और तुम मिर्चें चबा रहे हो। मैं फिक्रमंद हूँ कि रात के खाने में तुमने क्या बेएतदाली की थी कि इसके असरात अब तक बाकी हैं। तुम्हें देख लेने के बाद शहद में भी मिर्चों का मजा आने लगता है। वो बोला, बस मिर्चें चबाते रहो, इनके असरात मैदे के रास्ते दूर तक पहुँचेंगे। वीरा ने बेएतनाई से कहकर अपना रुख दोबारा अव्वल खान की तरफ फेर लिया। ये बताओ कि इतनी सुबह तुम कहाँ रवाना होने का प्रोग्राम बना रहे थे? अव्वल खान ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैंने नरमी से कहा, चोपड़ा के एक राब्ते का सुराग मिल गया है। इस वक्त हम राजा नामी एक बदमाश के अड्डे पर दावा बोलने जा रहे हैं। मुझे शुबा है कि जोशी को इसी के आदमी उठाकर ले गए होंगे। वीरा को इन वाकयात के सार पैर का इल्म नहीं था, इसलिए इसने कदरे हैरत से पूछा, रात अव्वल खान को जोशी को पकड़ने में कामयाबी नहीं हुई? जोशी हाथ आ गया होता तो इस वक्त हम यहाँ बैठे अपना सर न खपा रहे होते। सुल्तान शाह ने चिड़चिड़े लहजे में कहा, पता नहीं तुम्हारी आंख क्यों खुल गई। अब तुम्हें शुरू से आखिर तक पूरी रामलीला सुनाई जाए। वहाँ पहले से कुछ मुसल्ला आदमी छुपे हुए थे। अव्वल खान ने मुदाखलत करते हुए कहा, हमारे पहुँचने का अंदाजा लगाते ही इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वो जोशी को उठा ले गए या फिर वो खुद ही डर कर इनके साथ भाग गया। आई सी। वीरा होंठ सुकेड़ कर बेसाख्ता बोली, फरार और अगवा में बहुत फर्क है, मगर एक बात साफ जाहिर है कि चोपड़ा के लिए जोशी बहुत अहम आदमी है। इसे तुमसे बचाने के लिए इसने खासा ड्रामाई कदम उठाया है। वो समझ रहा है कि इन हरकतों के जरिए बच जाएगा, मगर वो अपनी निजात की राहें खुद मसदूद कर रहा है। अव्वल खान बोला, क्या ये मुमकिन है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? वीरा ने खिलाफे मामूल नरमी से पूछा। चल सकती हो, मैंने जवाब दिया, मगर बेहतर ये होगा कि तुम घर पर रहो, यहाँ गजाला अकेली रह जाएगी। ओह, तो क्या सुल्तान शाह तुम्हारे साथ जा रहा है? इसने चौंक कर पूछा। ये हमारी पूरी मंसूबाबंदी में शरीक है। अव्वल खान की स्ट्राइक फोर्स के साथ इसे भी होना चाहिए। अगर कोई स्ट्राइक फोर्स भी तुम दोनों के साथ है तो सुल्तान शाह का जाना गैर जरूरी है। वीरा ने अपना फैसला सुना दिया। मुझसे तुम्हें क्या चिढ़ है जो मुझे जाने से रोक रही हो? सुल्तान ने भड़क कर पूछा। चिढ़ नहीं, लगाओ है। वीरा ने मुस्कुराकर इसे आंख मारी। गजाला गहरी नींद सो रही है और वो देर तक सोती रहेगी। मेरी नींद पूरी हो चुकी है, मैं अकेली बैठी बोर होती रहूंगी। तुम होगे तो मेरा दिल लगा रहेगा। मैं तुम्हारा मसाइब तो नहीं हूँ, क्या तुमने मुझे अपना खिलौना समझा हुआ है? सुल्तान शाह ने तनक कर कहा। इसमें कोई बुराई नहीं है, अव्वल खान ने दखल देते हुए कहा। एक से दो आदमी होते हैं तो दोनों का दिल लगा रहता है। मेरा ख्याल है कि तुम रुक जाओ, इस बहस में हमें देर हो रही है। स्ट्राइक फोर्स तयशुदा पॉइंट पर पहुंच चुकी होगी। ये मेरे साथ सरासर ज्यादती है। सुल्तान शाह ने बेबसी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मजबूरी है, मैंने अपने शाने उचका के बेपरवाही से जवाब दिया। ये अव्वल खान का मुखलसाना मशवरा है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। सुल्तान शाह दबी जुबान से एहतजाज करता रहा, लेकिन बात तय हो चुकी थी। इसके एहतजाज
मिजाज का एक सबब ये भी था कि हमारे दरमियान कुछ ही देर पहले इसके और वीरा के नाज़ मरासम के बारे में गुफ्तगू होती रही थी। वो वीरा की फरमाइश के सामने सुपर डालने को अपनी सुबकी महसूस कर रहा था। स्ट्राइक फोर्स की शमूलियत की वजह से हमें किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं थी। जरूरत के अहम हथियार हर वक्त अव्वल खान की जीप में मौजूद रहते थे। अव्वल खान से तोहफे में मिली हुई खतरनाक अंगूठियां हर वक्त मेरी उंगलियों में पड़ी रहती थी। मैं फौरी तौर पर अव्वल खान के साथ घर से निकल खड़ा हुआ। हमें दूर रहकर पूरे ऑपरेशन की कमान करनी है। अव्वल खान ने गाड़ी में अपनी निशिस्त संभालने के बाद मुझे ब्रीफ किया। सारी अमली कार्रवाई स्ट्राइक यूनिट वाले करेंगे। क्या वो राजा के अड्डे से वाकिफ हैं? मैंने इससे पूछा। अव्वल खान ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए नफी में जवाब दिया। मैंने जो कुछ समझा है इसकी रोशनी में वो इमारत आसानी से पहचान ली जाएगी। इसकी निशानदही का फरीजा मुझे अदा करना होगा। आगे का काम मेरे जवान संभाल लेंगे। इनसे हमारा राब्ता कैसे रहेगा? मेरे जहन में अमली सवालात तेजी से सर उबार रहे थे। अव्वल खान ने डैशबोर्ड से एक ऑपरेटस निकालकर मेरी गोद में डाल दिया। ये T3 ऑपरेटस 7 से 10 किलोमीटर की रेंज में जबरदस्त काम करता है। हम सब ईगल के नाम से एक दूसरे को पहचानेंगे। हर ईगल का नंबर मुख्तलिफ होगा। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अव्वल खान जरा सी देर में रिहायशी गलियों को पीछे छोड़कर अपनी जीप को यूनिवर्सिटी रोड पर ले आया, जो इस वक्त दूर दूर तक सुनसान पड़ी हुई थी। चंद सानियों में हम हसन स्क्वायर पहुंच गए। ट्रैफिक सिग्नल बंद था लेकिन रास्ता साफ था। इस चौराहे से दाहिनी तरफ घूमते ही मुझे फौजी तर्ज की वो 3 गाड़ियां नजर आ गईं जो लियाकता आबाद की हिम्मत में मुंह किए सड़क के बाएं किनारे के साथ खड़ी हुई थी। STF वालों की अकाबी नजरों ने अपने चीफ की गाड़ी दूर ही से पहचान ली। हमारे करीब पहुंचने से पहले चुस्त कपड़ों में मलबूस 10 मुसल्ला और चाकू चौबंद अफराद इन 3 गाड़ियों से निकलकर 2 सफों में खड़े हो चुके थे। अव्वल खान जीप का इंजन बंद करके जो ही नीचे उतरा, पुख्ता फुटपाथ इन दसों के जूतों की हम आवाज दमक से गूंज उठी। अगर इनके जूतों के तले रबड़ के न होते तो इनके नीम फौजी सलाम की गूंज रात के सन्नाटे में दूर तक सुनी जाती। अव्वल खान ने मुझे गाड़ी से उतरने की दावत नहीं दी थी, इसलिए मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। वो करीब जाकर अपने दोनों हाथों की मदद से अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था। ये बात बारहा मेरे तजर्बे में आ चुकी थी कि स्पेशल टास्क फोर्स सख्ती के साथ फौजी डिसिप्लिन पर कारबंद थी। सीनियर की हदायत पर आंखें बंद करके अमल करना हर जूनियर अपना फर्ज तस्वर करता था। अव्वल खान को अपनी बात इनके जहनों में बिठाने में ज्यादा देर नहीं लगी। जरा सी देर में वो इनसे फारग होकर वापस आ गया। इस बार अव्वल खान ने अपनी गाड़ी आगे निकाल ली थी। इसके स्ट्राइक फोर्स की 3 गाड़ियां इसकी तकलीद कर रही थी। लियाकताबाद 10 नंबर और पेट्रोल पंप के बड़े चौराहों को अबूर करता हुआ वो कारवां नाजमाबाद से गुजरकर साइट के इलाके में दाखिल हो गया, जहां की फजा में शबीना कारखानों में चलने वाली मशीनों की गूंज रची हुई थी। शहर के मकीन सुबह के इन अवलीन लम्हात में गहरी नींद सोए हुए थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए नान शबीना कमाने के आरज़ूमंद मजदूरों ने कारखानों को आबाद रखा हुआ था, जहां से हासिल होने वाली पैदावार मुल्क की शहर को कुव्वत नमो फराहम करती है। साइट की तवील और सीधी सड़क पर सफर करते हुए हम शेरशाह के इलाके से दाहिनी तरफ मुड़ गए। वो रास्ता महाजर कैंप और सईद आबाद से होता हुआ होब और फिर आगे चला जाता था। दिन में इस सड़क पर गडानी के शिप ब्रेकिंग यार्ड से स्क्रैप लाने वाले ट्रकों का तांता बंधा रहता है, मगर इस वक्त वो सड़क भी खाली थी। यहाँ से सईद आबाद का इलाका शुरू हो गया। अव्वल खान ने सड़क के किनारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का बोर्ड देखकर मुझे आगाह किया। मैं इसकी दिलजोई के लिए हंकारा भरकर रह गया। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था। ये और बात थी कि वक्त गुजरने के साथ वहाँ काफी तब्दीलियां रूनुमा हो गई हों। कुछ दूर निकलने के बाद अव्वल खान ने अपनी गाड़ी दाहिनी तरफ एक कशादा सड़क पर मोड़ दी। कुछ फासले पर एक और मोड़ घूमने पर हम एक मैदान के करीब जा निकले। मैदान की दीवार के साथ एक माकूल सड़क नजर आ रही थी। सड़क के दूसरे किनारे पर मैदान के मतवाजी मकानों की कतार थी। खुले रास्तों से इस इलाके में आते ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि चारों गाड़ियों के इंजनों की भारी आवाजें इस इलाके का सुकून दरहम बरहम कर सकती थी। गाड़ियों की इस
जुलूस को देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि इन एतराफ में कोई कार्रवाई होने वाली थी। अव्वल खान ने मेरे हाथ से अपरेटस ले लिया और इसे अपने मुंह के करीब ले जाकर धीमी आवाज में बोला, ईगल 1 कॉलिंग एवरीबॉडी ओवर। ईगल 2 सर। किसी तवक्कुफ के बगैर दूसरी तरफ से जवाब आया। शायद ईगल 2 ही स्ट्राइक यूनिट का कमांडो था। वो कह रहा था, हम सब तैयार हैं, हमें बाएं तरफ वाली कतार के आखिरी सफेद मकान का इंतजार है। ओवर। मकान किसी भी लम्हे नजर आ जाएगा। अब आगे निकल जाओ और मुहासरा कर लो, मैं पीछे आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। अव्वल खान ने अपनी जीप की रफ्तार कम कर ली और तीनों गाड़ियां गिड़गिड़ाती हुई आगे निकल गईं। आखिरी गाड़ी के आगे निकलते ही अव्वल खान ने अपनी जीप को सड़क के वस्त में लेकर इसकी रफ्तार बढ़ा दी। फिर मुझे इस कतार का आखिरी सफेद मकान नजर आ गया जो शायद 2 मिले हुए प्लाटों पर तामीर किया गया था। अपने वसी रकबे और बुलंद इमारत की वजह से वो घर शायद पूरी आबादी में सबसे नुमाया और मुनफरद था। सबसे अगली गाड़ी इस मकान के करीब पहुंचते ही बगली गली में गायब हो गई। हम वहां पहुंचे तो बकिया 2 गाड़ियां रुककर मकान के सामने पोजीशन ले चुकी थी। आसपास के मकानों में बस इक्का दुक्का रोशनियां नजर आ रही थी, वरना पूरे घर रात की तारीकी में डूबे हुए थे। इसके बरक्स सफेद मकान की निचली और बालाई मंजिल की कई खिड़कियां रोशन नजर आ रही थी। इन रोशनियों से जाहिर हो रहा था कि राजा के अड्डे के सारे मकीन गफलत की नींद नहीं सोए हुए थे। अचानक इमारत की बालाई मंजिल के किसी तारीक हिस्से से पुरहोल धमाके के साथ एक शोला लपका और तारीकी में सूरत से तैरता हुआ दूसरी गाड़ी के किसी हिस्से में पेवस्त हो गया। इसी लम्हे मेगाफोन पर ईगल 2 की भारी और तहकमाना आवाज गूंजी, मुकाबले की हमाकत मत करो, तुम सब मुहासरे में। वो हथियार फेंक कर दोनों हाथ सरों से ऊपर उठाओ और बाहर निकल आओ, तुमको अमान दे दी जाएगी। यकायक सफेद इमारत की रोशन खिड़कियां बेयक वक्त तारीक हो गईं। शायद किसी ने इमारत का मेन स्विच ऑफ कर दिया था। अंधेरा होते ही इमारत की छत और पहली मंजिल से गोलियां उगलने लगी। इस वक्त तक स्ट्राइक फोर्स ने कोई फायर नहीं किया था। फायरिंग करो। अव्वल खान अपरेटस अपने दाने के करीब लाकर गुर्राया, तुम्हें किसका इंतजार है? फायर। सफेद इमारत से होने वाली धुआंधार फायरिंग में किसी की आवाज गूंजी और फिर स्ट्राइक फोर्स के हथियारों ने भी आग उगलनी शुरू कर दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग इस तरह मुकाबले पर जम जाएंगे। अव्वल खान पुरतशवीश आवाज में बुड़बुड़ाया, ये कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा, कहीं किसी तरफ से निकल न जाएं। इन लोगों के बराबर वाले घर में कोई कूदने का खतरा मौजूद था। अव्वल खान ने गोलियों की परवाह किए बगैर अपनी जीप आगे बढ़ाई और फिर इसे तेजी से बगली गली में मोड़ दिया। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि पुश्त पर मकानात एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे। इस तरफ एक तंग और तारीक गली थी जिसमें 2 साए सफेद मकान की अकबी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस सिमत में मौजूद पहली गाड़ी का अमला इन्हें अपनी फायरिंग से कवर कर रहा था। अचानक फजा पहली इंसानी चीख से लर्ज उठी। इस दर्दनाक चीख में पिनहा दहशत से जाहिर हो रहा था कि मजरूह होने वाले को अपनी फौरी मौत का यकीन हो चुका था। तुम्हारे आदमियों में कोई राजा को पहचानता है? मैंने जानी सरगोशी के अंदाज में अव्वल खान से पूछा। कोई नहीं पहचानता, लेकिन तुम फिक्र न करो, यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी जिंदा फरार नहीं हो सकेगा। फायरिंग के कान फाड़ देने वाले शोर में एक पुरहोल धमाका हुआ और इस बार मकान की निचली मंजिल काले और कसीफ धुएं से भरने लगी। गुड, वेरी गुड, इनका यही इलाज है। अव्वल खान खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया, तुम क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने उलझन के आलम में कहा, तमाशा देखते रहो। स्ट्राइक यूनिट ने अंदर धुएं का बम फायर किया है, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं टिक सकेंगे। अव्वल खान खुद हैजान ज़दा था मगर मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। स्पेशल टास्क फोर्स वाले रवायती लड़ाका नहीं थे, वो जमकर दुश्मन का मुकाबला करने और इसे संभलने का मौका देने के कायल नहीं थे। इनकी हर कार्रवाई कमांडो एक्शन होती थी जिसमें वो अपने हरीफ को जल्द अज जल्द मार देने या हैरत ज़दा करके बेबस करने की कोशिश करते थे ताकि कानून नाफज करने वाले किसी और इदारे के मतवज्जो होने से पहले अपने मकासद हासिल करके जाए वारदात से दूर अज दूर निकल जाएं। अव्वल खान ने इस महम की क़यादत अपने
जिस नायब को सौंपी थी इसकी शबाबदीद काबिल तारीफ थी। इसने सफेद इमारत से पहले गोली चलते ही अंदाजा लगा लिया था कि राजा के आदमी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं थे। वो कंक्रीट की पुख्ता और 2 मंजिला इमारत में महसूर थे, जिसकी छत और पानी की बुलंद टैंकी इनके तसर्रुफ में आ सकती थी, जबकि स्ट्राइक यूनिट की नफरी सड़क पर इनके खुले निशाने पर थी। इन लोगों को अपनी मजबूत गाड़ियों की ओट मैसर थी या दूसरी तरफ खेल का वसी मैदान फैला हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।